पाल वंश के अंतर्गत धर्मपाल के पश्चात जो शासक आते हैं, आज उनके बारे में हम लोग देखते हैं। धर्मपाल के पश्चात जो शासक इस वंश में आसीन होते हैं गद्दी पर, वो है देवपाल। ये 810 ईस्वी में यानी 9वीं शताब्दी के आरंभ में गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। इनके समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, उन पर हम लोग ज्यादा ध्यान दें। इनके समय में हम लोग देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से, जो उस वक्त स्वर्ण द्वीप कहलाते थे, जिसमें आज का जो इंडोनेशिया मलेशिया का इलाका है, उस समय जावा सुमात्रा जो आइलैंड्स है, जो इंडोनेशिया के, उन इलाकों पर वहां के जो शासक वर्ग के लोग थे, उनके साथ इनकी मैत्री स्थापित हुई थी। तो जो तथ्य है उसे बोर्ड पर भी आप देखें और चलते जाए। इसकी काल की जब हम लोग बात करते हैं, तो पालों का साम्राज्य अपने चरम पर था। जिस चीज की नींव गोपाल ने डाली थी, उसे कुछ आगे बढ़ाया धर्मपाल ने, और इसके पश्चात अब देवपाल जब आते हैं, तो पालों के साम्राज्य में और इजाफा होता है, इनकी प्रसिद्धि और बढ़ती है। और कह सकते हैं इनके समय में जो चीजें होती हैं, उस पर अब एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले जरूरी, जावा और सुमात्रा के शासकों ने क्या हुआ, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो ये याद रखना कि आज ये दो आइलैंड है। पता होगा कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो आइलैंड है, वो सुमात्रा है, जावा है। तो इन द्वीपों पर जो उस समय शासक वर्ग के लोग थे, ये पूरा द्वीपीय सेक्शन जो साउथ ईस्ट एशिया का है, वो स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो उस इलाके से जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, तो उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इनके पीरियड में जब देवपाल शासक है, तो उनके काल में क्या गतिविधियां होती हैं। तो उनसे पहले ये चीज जान लें कि अरबी यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में भारत आया था। वो जब आया था, तो उस समय इनके वंश यानी पालों का भी राज्य था, प्रतिहारों का भी था, और दक्षिण में राष्ट्रकूट भी थे। तो सबों के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत में। तो अरबी यात्री सुलेमान ने देवपाल को क्या कहा है, अब ध्यान से देखिए। राष्ट्रकूटों और गुर्जरों से भी अधिक शक्तिशाली शासक वो कहता है, क्योंकि इस समय त्रिपक्षीय संघर्ष की जो चर्चा हो रही थी, ईस्टर्न पार्ट जो पूर्वी भारत में पाल थे, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। तो सुलेमान का जो कथन है कि तीनों शक्तियों में सबसे पावरफुल वो बता रहे देवपाल को, यानी इस समय पाल साम्राज्य की शक्ति अधिक रही होगी उनकी नजरों में। तो सुलेमान ने इसका उल्लेख किया है। तो ये याद रखना है कि सुलेमान जिस वक्त भारत आया था, उसका समय 851 ईस्वी, यानी 9वीं शताब्दी का, 9th सेंचुरी का बिल्कुल मिड पॉइंट है, 851 है। तो उस समय वो जो आया, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने वर्णन में इसकी चर्चा की है। किस शासक को सर्वश्रेष्ठ माना है, शक्तिशाली, तो वो शासक है देवपाल। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि देवपाल की ही अनुमति से, अभी हमने चर्चा की कि साउथ ईस्ट एशिया से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ, तो वहां पर शैलेंद्र वंशी शासक शासन कर रहे थे। तो वो शैलेंद्र वंशी शासक हैं, उनका नाम है बलपुत्र देव। बलपुत्र देव उस समय शासक है जिस समय देवपाल यहां पर शासन कर रहे हैं। तो बलपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था, इसके रीजन में, देवपाल के रीजन में। सबसे पहले हम लोग जान लें कि अक्सर हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि विहार का निर्माण करवाया था। हम सभी जानते हैं कि विहार का मतलब क्या होता है, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो सामान्यतः देखा गया है कि बौद्धों का सेंटर भारत था, तो अलग अलग क्षेत्र में जो भी बौद्ध अनुयायी जहां भी जिस देश में रहते थे, वहां के लोग यहां पर दर्शन पूजन के लिए आते थे, क्योंकि बौद्धों का ये पवित्र भूमि थी। तो हर शासक वर्ग के लोग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जो भी भिक्षु आते थे, जो लोग यहां पर आते थे, उनके ठहरने के लिए विहारों का निर्माण करवाते थे। अपने तरफ से उसमें अन्य लोग भी इसका उपयोग करते थे। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि देवपाल के समय स्वर्ण द्वीप, जिसके अंतर्गत जावा और सुमात्रा शामिल था, इंडोनेशिया का पार्ट था, वहां के शासक हैं बलपुत्र देव, उनका राजवंश कहलाता है। शैलेंद्र वंशी वो शासक थे। इनके द्वारा नालंदा में एक विहार की स्थापना की जाती है। शासक याद होगा, देवपाल के समय में। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि देवपाल ने अपना एक एम्बेसी, एक दूत मंडल भी इनके दरबार में, देवपाल के दरबार में आया था। किनका, बलपुत्र देव का। इनका एक शिष्टमंडल इनके दरबार में आया है। तो दोनों फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है कि किस शासक ने इनके यहां नालंदा में विहार का निर्माण करवाया था। जो शैलेंद्र वंशी शासक है, उनका नाम है बलपुत्र देव, और इन्हीं का एक डेलीगेशन, एक दूत मंडल इनके दरबार में आया था। अब यहां पर देखना यह है कि क्यों सुलेमान चर्चा करता है ये बहुत पावरफुल, शक्तिशाली है, क्योंकि जिस समय देवपाल गद्दी पर आसीन थे, उनकी जो राज्य की सीमा है, कामरूप, उस वक्त असम को कहा जाता था। जो असम आज, कामरूप एक जगह भी है असम में। तो कामरूप, कलिंग, कलिंग जो आज का ओडिशा है,
वहां से लेकर पश्चिम में विंध्य पर्वत, जो आज का सेक्शन विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश के बीचों बीच मौजूद है, गुजरात की सीमा तक है। तो विंध्य और मालवा, पूरा मध्य प्रदेश जो मालवा का पठार है, जो बीच का सेक्शन है, वहां तक इसने अपने राज्य को विस्तृत कर लिया था। इसलिए देवपाल के विषय में कहा जाता है कि पालों में सर्वाधिक शक्तिशाली यही थे। अब इनकी देखिए, देवपाल के बाद जो पाल साम्राज्य की जो अवनति आरंभ हो गई, अक्सर देखा गया है कि जो चीज चरम पर पहुंचती है उसके बाद उसका पतन आरंभ हो जाता है। देवपाल के समय अगर पालों की शक्ति सर्वोच्च थी, तो फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि देवपाल के बाद साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होते, यानी उसमें धीरे धीरे ह्रास आरंभ हो जाती है। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण शासक है, सिर्फ वहां फोकस करना है, पूरा पाल साम्राज्य नहीं पढ़ना है, कौन शासक है क्या क्या, वो उन गतिविधियों पर हमें नहीं ध्यान देना है, पूरा फोकस देना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न आते हैं, जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी जहां पे है वहां पर हमें ध्यान देना है। तो अब यह है कि विग्रहपाल एक अन्य शासक है जो 850 में गद्दी पर बैठते हैं। वो अधिक समय तक नहीं, मात्र 4 वर्षों तक वे गद्दी पर आसीन होते हैं। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी है नारायण पाल। तो इसके पक्ष में वो सिंहासन का त्याग कर देते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रहे, एक शासक, इनको शासन चलाने में कोई अभिरुचि नहीं थी, वो संन्यास बन जाते, सन्यासी बन जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। वो शासक कौन है? तो विग्रहपाल। मात्र 4 वर्षों के अंदर ही उसने निर्णय लिया और संन्यास बन गए। अब यहां पर ध्यान देना है कि उसने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में गद्दी को छोड़ दी, यानी अब गद्दी पर आसीन होते हैं नारायण पाल। तो अब यहां पे देखिए कि अमोघ वर्ष जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के शासक हैं, उसने उत्तर की ओर आक्रमण किया था। पाल शासक जो उस वक्त थे वो थे नारायण पाल। तो यह भी ध्यान रखना है कि किस पाल शासक के काल में अमोघ वर्ष ने उत्तर में, यानी बंगाल के सेक्शन में, यहां पर आप देखिए अंग बंग लिखा हुआ, अंग यानी बिहार का सेक्शन, जो पूर्वी बिहार मुंगेर भागलपुर का इलाका है, बंग बंगाल, और मगध जो मगध का पूरा इलाका है, बिहार का सेक्शन, पटना गया जहानाबाद जो पूरा सेक्शन है। इन समस्त क्षेत्रों पर, यानी कि पालों का राज्य क्षेत्र था, पाल वंश यहां पे मौजूद थे। शासक है नारायण पाल, और इसके रीजन में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष उत्तर की ओर बढ़ते हैं और इन क्षेत्रों पर अधिपत्य कायम कर लेते हैं, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। तो ये कब होता है? नारायण पाल के शासन काल के दौरान। अब देखते चलिए, यहां पर जो प्रमाण मिलता है, जिसके आधार पर हमने पहले कहा था कि पालों की राजधानी क्या है, इसके बारे में विवाद है, और विद्वानों ने एक मत से बताया, जो प्रमाण मिले हैं, कि मुद्दगिरी उसकी राजधानी थी, जो आज मुंगेर है। तो नारायण भागलपुर से हमें एक शिलालेख मिला, इंस्क्रिप्शन है, उसमें नारायण पाल के 17वें शासनकाल की उसमें चर्चा की। उसमें लिखा है कि इसने, यानी नारायण पाल ने, मुद्दगिरी इट मीन्स मुंगेर से तिरभुक्ति के लिए, तिरभुक्ति कहा जाता था तिरहुत को, जो आज तिरहुत प्रमंडल उत्तर बिहार का सेक्शन है, उत्तर पश्चिम बिहार का जो इलाका है, तो वहां पर एक शिव मंदिर के निर्माण के लिए, वहां से उन्होंने इस देवता के सम्मान में 1000 मंदिर भी बनवाए और एक गांव दान भी दिया। तो गांव को जो दान दिया जाता था मंदिर के खर्च के लिए, सिर्फ संचालन के लिए, जो उस गांव से आमदनी होती थी वो समस्त उसके लिए दिया जाता था। तो इस तरह की जो चीजें आई हैं कि जो शासक जहां पर शासन करता रहता है, उसके आसपास के क्षेत्रों से ही वो अनुदान, भूमिदान, ये सब किया करते थे। तो ये भी एक निष्कर्ष का पॉइंट है कि किस आधार पे कहा गया कि मुद्दगिरी ही उसका सेंटर था, क्योंकि वर्णन है कि वहीं से उसने एक गांव को दान दिया मंदिर निर्माण के लिए, जो तिरभुक्ति में बननी थी, यानी तिरहुत में वो बननी थी। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस देवता के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने। किसने? तो नारायण पाल ने। इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना कि क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी। अब नारायण पाल के बाद हम लोग देखते हैं जो अगला महत्वपूर्ण शासक है वो गोपाल द्वितीय है। क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान रखिए कि इनके शासनकाल के 15वें वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपि, ध्यान रखिएगा कि ये जो बातें हैं, जो भी बंदा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस की भी तैयारी करते होंगे, तो 4 सेक्शन आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है फॉर मेंस पर्पस से, जीएस फर्स्ट पेपर में। उसमें एक पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, इन 4 में से एक प्रश्न होते ही होते हैं मेंस में, बीपीएससी में। तो वहां पर अगर पाल कला की चर्चा आपको करनी हो, अगर इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो आपका आंसर अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो एक पांडुलिपि है,
अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये किसके समय की है, ये ध्यान रखना है। किस पाल शासक के काल में इस पांडुलिपि की रचना की गई, तो वो है शासक गोपाल द्वितीय। विशेषता क्या है, ये पांडुलिपि वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मौजूद है, आज भी है, लेकिन अपने देश में नहीं, बल्कि वो लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये पांडुलिपि है। नेक्स्ट जो इसकी एक और पांडुलिपि है, वो पाल शासक है विग्रहपाल द्वितीय। याद रखना है किसके काल की है, हालांकि ये पूछी अब तक नहीं गई है, ऐसे प्रश्न आए नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गोपाल द्वितीय के काल में बना था ये जो पांडुलिपि है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। और फिर दूसरी पांडुलिपि हम लोग देखते हैं, वो शासक है विग्रहपाल सेकंड या विग्रहपाल द्वितीय। इसके समय में एक अन्य पांडुलिपि तैयार हुई, उसका नाम है पंचरक्षा। ये भी आज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मौजूद है। तो पालकालीन दो महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का नाम याद रखना है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, शासक अलग है लेकिन दोनों पांडुलिपि पालकाल के हैं। दूसरा है पंचरक्षा, और ये दोनों आज कहां है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखे हुए हैं। तो पालकालीन ये कुछ महत्वपूर्ण, इसके अलावे जो कुछ अन्य प्रमुख तथ्य उस पर अब देते हैं। पाल काल से संबंधित जो अन्य प्रमुख फैक्ट्स है उस पर भी ध्यान दीजिए। संस्कृत साहित्य की एक रीति जो गौड़ीय रीति कहलाती है, गौड़ बंगाल को कहा जाता है। तो बंगाल में संस्कृत साहित्य को लेखन की एक नई विधि उस समय प्रकट हुई थी, अस्तित्व में आई थी, जिसको कहा गया गौड़ीय रीति, गौड़ीय पैटर्न। और ये पालों के काल में उदय हुआ था इसका, बंगाल में ही, इसलिए इसको कहा गया गौड़ीय रीति। ठीक है, गौड़ीय स्टाइल इसे हम लोग कहते हैं। दूसरा चलिए, संध्याकर नंदी एक महत्वपूर्ण रचनाकार है जिसकी रचना है रामचरित, और ये पाल काल की ही रचना है। संध्याकर नंदी की रचना रामचरित, इसकी विशेषता क्या है इस ग्रंथ की, तो याद रखिएगा कि रामचरित जैसा कि नाम है, इसके हर पंक्ति के दो अर्थ निकलते हैं। पढ़ने वाला के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग वो कैसे निकालता है। हर सेंटेंस के दो अर्थ निकलते हैं, एक भगवान रामचंद्र के विषय में और दूसरा जो पाल शासक रामपाल हैं उनके बारे में। ये इतना अद्भुत ये पुस्तक है जो रामचरित है, राइटर संध्याकर नंदी, इसे आप अवश्य याद रखें। इसके अलावे जो अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, वैद्यक ग्रंथ, इन तीनों की रचना चक्रपाणि दत्त ने इसी समय यानी पाल काल में ही की है। तो अक्सर पुस्तक या उसके राइटर के नाम भी पूछे जाते हैं, तो इनके नाम याद रखें, चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, वैदिक ग्रंथ, ये तीनों ही ग्रंथ चक्रपाणि दत्त द्वारा रचित हैं और ये पालकालीन है। इसके अलावे बहुत ही फेमस है हिंदू कानून का दायभाग विभाग, इसके जन्मदाता जिमूत वाहन, ये भी पालकालीन थे। ये चर्चा, ये प्रश्न पहले भी आए हुए, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए जिमूत वाहन के बारे में, तो ये पाल शासकों के समय में ही थे और इनकी काफी प्रसिद्धि है। दायभाग विभाग इनका जो है, जो हिंदू कानून का एक पार्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए, जिमूत वाहन की ही जो अन्य विख्यात रचनाएं हैं, इनके अलावा तो दाय भाग के अलावा व्यवहार मातृका और काल विवेक, ये जिमूत वाहन की ही रचना, और ये सभी पालकालीन, इसलिए इनकी चर्चा यहां हो रही है क्योंकि पाल काल में ही ये लिखे गए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि पालकालीन जो दुर्ग है, जो कैसल, जो किला होते थे, उसको क्या कहा जाता, तो वो स्कंधावर कहलाते थे। जहां पालकालीन सेना रहती थी, उस स्कंधावर किला को कहा गया है जो पालकाल में है। इसके अलावे जितनी भी मूर्तियां मिली हैं पालकालीन, ध्यान रखिएगा दो चीजों से बनी हुई मिली, एक ब्लैक स्टोन काले पत्थर से और दूसरा अष्ट धातु से। 8 धातुओं के गलाने और उसको मिलाने के पश्चात उस मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो पालकालीन जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, दो चीजों से याद रखना है, काले पत्थर ब्लैक स्टोन एंड अष्ट धातु। ठीक है, इसके अलावे आप देखते चलिए, गया में विष्णुपद मंदिर है फल्गु नदी के तट पर, सभी को पता होगा ये। तो विष्णुपद मंदिर का जो अर्ध मंडप है वो भी पालों के समय में ही लगाई गई है, बनाई गई है। याद रखिएगा इसको, जो इंपॉर्टेंट है। पहले हमने चर्चा की थी चतुर्भुज महादेव का मंदिर या मूर्ति, वो आइडोल भी बोध गया में है। तो ये भी ध्यान रखना है कि विष्णुपद मंदिर का जो अर्ध मंडप है ये भी पालकालीन है, जो वहां स्थापित किए गए थे। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी धीमन और बिट्ठपाल के बारे में। ये दोनों बड़े कलाकार हैं जो पालकालीन है, वो चित्रकला, मूर्तिकला और धातुओं को ढालने में माहिर थे, तो इनकी प्रसिद्धि काफी। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखें, सामान्यतः क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि ये शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जो पालकालीन थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसकी जो वज्रयान शाखा है,
इसका विशेष रूप से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विकास होता है पाल काल में। तो याद रखिएगा, पाल काल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा अस्तित्व में आई और उसका विकास हुआ, ये वज्रयान शाखा है। सबसे अधिक पाल काल में ही ये पॉपुलर हुआ था जो बौद्ध धर्म की। इसके अलावे दो अन्य शाखाएं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, वो सहजयान और कालचक्रयान, ये दोनों भी पाल कालीन हैं। तो याद रखना ये कि पाल काल के दौरान बौद्ध धर्म की जो अन्य शाखाएं उदित हुई, उनमें वज्रयान शाखा का विशेष रूप से विकास होता है। इसके अलावा सहजयान और कालचक्रयान ये भी बौद्ध धर्म की शाखा है जो पाल काल में देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, पहले भी इसकी चर्चा हुई है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। तो अब इसका जो मूल नाम है, जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में कहते हैं विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक्चुअली उसका जो एक्चुअल नाम था श्रीमद विक्रमशील देव महाविहार, इसी नाम से उसकी स्थापना की गई थी। इसका एक्चुअल नेम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अब जहां पर यह मौजूद है, भागलपुर अंतीचक के पास जहां इसे बनाया गया था, आज कोसी नदी का भी वहां संगम है। उत्तर दिशा से कोसी नदी आती है और गंगा में मिलती है। जहां पर इनका संगम हुआ है वहीं पर ये विक्रमशिला के अवशेष आज भी मौजूद है, इसलिए इसे शिला संगम भी कहा गया है। विक्रमशिला महाविहार का ही एक दूसरा नाम हमें शिला संगम भी मिलता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, इसे ही कहा गया है। और इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि इसमें एडमिशन कैसे होता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय थे, 6 कॉलेज थे। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए एक द्वार पंडित होता था और उनके प्रश्नों का जो बंदा रिप्लाई देता था, उन्हीं की वहां पर नामांकन या एडमिशन की जाती थी। वही वहां पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए उपस्थित हो सकते थे, उन्हीं का एडमिशन होता था। तो यह ध्यान रखना है कि इस विश्वविद्यालय से कितने कॉलेज संबंधित थे, महाविद्यालय, तो वो 6 थे। इसके पश्चात यहां पर रखना है कि पालकालीन 2 बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। आगे देखिएगा, अब इनका जो संबंध था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी था, पूर्वी एशिया और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भी था। अब यहां यह ध्यान रखना है कि संरक्षिता और दीपंकर श्रीज्ञान अतिश, ये 2 बड़े बौद्ध विद्वान हैं। ये पालकालीन हैं और ये विक्रमशिला महाविद्यालय से जुड़े हुए थे। दीपंकर श्रीज्ञान अतिश, कभी कभी अतिश ही लिख दी जाती है संक्षिप्त रूप में, कभी दीपंकर ही संक्षिप्त रूप में, ये इनका पूरा नाम है, दीपंकर श्रीज्ञान अतिश। ये ऐसे विद्वान हैं, तिब्बत के शासक ने इन्हें अपने यहां आमंत्रित किया था और उनके आमंत्रण पर ये तिब्बत भी गए थे और ये इतने वहां पॉपुलर और प्रसिद्ध हुए कि वहां पर इन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा गया। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बुद्ध की उपाधि इन्हें दी गई, दीपंकर श्रीज्ञान अतिश को, तिब्बत में। यहां यह ध्यान रखना है, ठीक है, यहां वही बातें को लिखी गई है। पूरी तरह हम लोग देखें कि जो पाल काल है, वो यह विश्वविद्यालय का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है लगभग 400 वर्षों तक चलता है और 1204 यानी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय का नामो निशान मिट जाता है, यानी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात अवशेष और खंडहर के रूप में ही ये मौजूद है। तो इस तरह से पाल काल में जो महत्वपूर्ण शासक है उसमें गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनके काल में जो घटनाएं, बस थोड़ा वहां ध्यान देनी है। फिर पालकालीन जो सांस्कृतिक गतिविधियां, वहां फोकस करना है। बाकी पाल से इतने ही प्रश्न बनते हैं और कोई ना कोई प्रश्न इससे अवश्य रहता है। ओके।